एजुकेशन इज नॉट दैट माइजर इन आउटसाइड और द डेवलप्ड वर्ल्ड कि जहाँ पे सीट्स की फाइट हो. फाइट फॉर सीट्स इज नॉन एग्जिस्टेंशियल है. इटली की कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 100 में आती हैं एंड 25-30 हज़ार रुपये में आपकी एजुकेशन होती है. क्या हम ये मान लें कि एमबीए जैसे कोर्सेज अब डेड है? आज अगर आप जॉब के लिए एमबीए कर रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली डेड. आपको नौकरी नहीं मिलने वाली एमबीए करके, क्योंकि वेस्ट में क्रिएटिविटी पे कितना फोकस है? टू बिकम अ क्रिएटिव पर्सन यू हैव टू बी ओपन, बिल्कुल. यू हैव टू बी रिसीवर. तो वो तो बहुत एक मेडिटेटिव स्टेट से निकलेगा. सो टू रीच टू दैट लेवल ऑफ रिसीविंग थिंग्स, वहाँ तक तो हमारी एजुकेशन हमें लेके नहीं जाती. तो क्रिएटिविटी हमारे यहाँ पे क्या है कि कॉपी पेस्ट. हमारा तो एंड गोल ही नौकरी है. जब एंड गोल ही नौकरी हो गया तो फिर हम उससे आगे सोचेंगे कैसे. अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आप एमटेक के लिए जाइए अपनी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है. आप 1 साल की कीजिए, आपका जो पैकेज 7 लाख का है, एक जीरो आगे लग जाएगा, 100% लगेगा. कितना जरूरी है स्पोर्ट्स बच्चों के लिए? आज से अगर मैं बात, पता नहीं हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है. हम 30 साल के होते होते अपने आप को बूढ़े मान चुके हैं. अरे हाँ, ये तो बड़ी भारी समस्या है. ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है? ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है एज ए कंट्री. आपको अगर पीसीएम है बच्चे के पास और बहुत अच्छा है और 20 लाख रुपए का आपका बजट है, तो यूरोप इज वन ऑफ द प्रायोरिटी आप जहाँ देख सकते हैं. और क्या कोर्स सजेस्ट करेंगे? जैसे आपका ऑक्सफोर्ड में जाना कितना आसान या मुश्किल है? सर, ऑक्सफोर्ड में जाना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है. बहुत आसान ऐसे है कि आपके जितना एआई पे रिसर्च दुबई में चल रहा है उतना यूएस के इक्विवेलेंट मामला चल रहा है. क्योंकि यूएस के जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है वो टू सेव द टैक्स दे आर बेस्ड इन दुबई नाउ. और आने वाले टाइम में दुबई विल बी द नेक्स्ट प्लेस जहाँ पे जॉब्स आपको बहुत इजीली मिलेंगी. और एजुकेशन वाइज भी द टॉप यूनिवर्सिटीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर कैंपसेस इन दुबई. यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, यूके की है, ऑस्ट्रेलिया की है. कैरिबियन आइलैंड्स में जैसे एमबीबीएस बेचा जा रहा है 2-2 करोड़ रुपए में, उसको अमेरिका के नाम से बेचा जा रहा है. पेरेंट्स को यहाँ पे मूर्ख बनाया जाता है कि आपका बच्चा अमेरिका से एमबीबीएस करके आएगा 2 करोड़ रुपए. वो एक छोटे छोटे घरों के अंदर वो कॉलेजेस चल रहे हैं और वो इंडियन ओन्ड. प्लीज एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए अपना बैग उठाइए, चाहे दुबई जाइए, हॉस्टल्स में आप रहिए, लेकिन ट्रेवल करके आइए. उससे पहले आप मरना मत, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि जो हम ये देख रहे हैं ये लाइफ नहीं है और यही रियलिटी नहीं है. लोग जमीनें और घर गिरवी रख के भेज रहे हैं बच्चों को बाहर. सर, एजुकेशन के लिए तो सदा पेरेंट्स ने जमीनें बेची. तो कितना रियल है स्कॉलरशिप्स? स्कॉलरशिप जो है ना सर, वो पूरा मिथ ही है. जानते मेरे हाथ में क्या है? ये वो है जो आजकल एक बहुत बड़े वर्ग में युवाओं का सपना है. मैं बेबी बूमर हूं, आज की भाषा में अगर कहा जाए. मैं 78 बॉर्न. तो हमारे ज़माने में सरकारी नौकरी एक सपना हुआ करता था पढ़ते वक्त. ज़माना बदल गया है, लेकिन सोच और एस्पिरेशन बस थोड़ी बहुत ही बदली है. सरकारी नौकरी आज भी लोगों का सपना है, बच्चों का सपना है. पर बच्चों ने एक और सपना पाल लिया है, ओवरसीज एजुकेशन का सपना. और ये बहुत बड़ा सपना हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि ग्लोबल एजुकेशन जब उनके पास हो जाती है तो उनकी एवेन्यूज बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है. पर इस सब कवायद में ऐसे लोग भी मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं जो इसके नाम पर ठगी भी कर रहे हैं. और ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों का भविष्य बना भी रहे हैं, और पिछले कई सालों से बना रहे हैं. हजारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को बाहर भेजकर. मैं हूं मेरिडियन ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स के फाउंडर और सीईओ अमर जी के साथ. अमर जी, अमर बेहरा जी. आई होप आई हैव गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो ये जो सपना है, इसमें डिमांड सप्लाई मिसमैच कितनी है? अब हम एज अ नेशन, वी आर अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, जिसमें एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का है. उसमें से अगर परसेंटेज वाइज शायद बात करें तो बहुत छोटा वर्ग होगा जो बाहर जाना चाहता है. पर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वो छोटा परसेंटेज भी बहुत बड़ा है जी. तो डिमांड सप्लाई का अगर हम देखें तो कितना गैप है? मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां हिंदुस्तानियों के लिए बाहर सीट्स हैं, और हम कितने हैं जो बाहर जाना चाहते हैं? तो वो क्या मिसमैच है या अभी भी काफ़ी बड़ा गैप है? जो 2-3 डेटा हैं सर जी. नंबर 1 दैट एवरी 9th पर्सन ऑन द प्लेनेट इज इंडियन. क्या बात है जी. तो ये जब मैं यूके रहता था, इंग्लैंड में,
ऑक्सफोर्ड में जब स्टडीज करते थे तो इट जी। वाज अ जेन्युइन कॉन्वर्सेशन अराउंड अस कि हर 9वां आदमी हमारा हिंदुस्तानी है. सो वन थिंग इज प्रिटी मच सेटल्ड हियर कि हम सिर्फ हिंदुस्तान में तो नहीं रह सकते. ठीक है जी. एंड द एस्पिरेशंस टू अचीव हाई हैज बीन थ्रू आउट द हिस्ट्री. आज से नहीं, वी आर गोइंग फ्रॉम लास्ट 500 ईयर्स. पहले भी अगर आप सिल्क रूट और ये ट्रेड रूट से देखेंगे तो हमारे यहाँ राजस्थानी में कहावत भी है कि जो जितना घूमेगा उतना चरेगा. तो द मोर यू विल एक्सप्लोर द प्लेसेस द बेटर यू विल बिकम एज अ पर्सन की पर्सपेक्टिव आपके बड़े होते हैं. नंबर की जहाँ तक बात है, इंडिया से करीबन 9 लाख स्टूडेंट्स जो है 2024 में गए थे. Then it came to 8 and now it's 7.5 lakh students who are going outside India for education purpose only. Okay. So these 8 lakh students every year are only going for education. It does not include tourism or working professionals or any other kind of travel which is happening. 8 lakh students अभी जा रहे हैं. And if you look at the number of universities और जो admission criteria है, so the education is not that miser in outside or the developed world कि जहाँ पे सीट्स की फाइट हो. सो द फाइट फॉर सीट्स इज नॉन एग्जिस्टेंशियल देयर. लड़ाई है ही नहीं कि सीट है कि नहीं है. लड़ाई ये है कि हमारे पास ये कोर्स है, दिस डिग्री वी आर ऑफरिंग, वी रिक्वायर दिस मच एज अ मिनिमम एंट्री क्राइटेरिया. इफ यू मीट इट यू आर मोर देन वेलकम. सो दे हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज जहाँ पे वो 20 सीट से 200 सीट विद इन स्पैम ऑफ 15 डेज क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास जो मिनिमम क्राइटेरिया एंट्री का वो आप मीट कर हो रहा. तो आपने बताया कि वहाँ वो सीट्स बढ़ा सकते हैं प्रोवाइडेड यू हैव द डिजायर्ड स्किल सेट एंड क्वालिफिकेशन. तो स्किल सेट और क्वालिफिकेशन दोनों चाहिए होती हैं. स्किल्स को भी वो उतनी ही महत्ता देते हैं. अब हमारे यहाँ अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को छोड़ दें जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, उससे पहले स्किल्स पर इतना जोर नहीं था. क्या वो गैप आता है कि क्वालिफिकेशन वाइज तो ठीक है बट स्किलिंग वाइज दे आर नॉट एज स्किल्ड, कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, या प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं. डू दे गिव वेटेज टू दीज थिंग्स आल्सो? सर ये पूरी जो चीज़ें हैं दैट इज टू डू विद द कल्चरल थिंग कि इंडिया का जो एजुकेशन कल्चर है दैट इज अ रोड सिस्टम. जी. सो व्हाट वी डू इज वी गेट 5 बुक्स, वी मेमोराइज इट, राइट डाउन द एग्जाम एंड देन वी कम बैक. So it is kind of narrowing your mind rather than widening it. Outside India, जहाँ पे research based education है, they give you challenge. So they will tell you this is the phrase, explore it, find out the books about it, do your critical analysis on this, or write in favor or against it. But come out with a conclusion. But it has to be yours. जो भी आपने books पढ़ी है, reference them. So that is a opening challenge. कि आप क्या करके आते हो? We are not telling you कि आप आंसर क्या लेके आ रहे हो. वी आर टेलिंग यू कि ऐसा आंसर लेके आओ जो हमें भी शॉक करे. सो इट इज़ मोर ऑफ रिसर्च और बच्चे का बिल्कुल माइंडसेट ओपन करने के लिए दैट एजुकेशन इज देयर. इंडिया में पूरा स्किल तो हम किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, बट द स्किल टू ओन समथिंग इज मिसिंग कम्प्लीटली. वी डू नॉट ओन एनीथिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम. वी कैन नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम BCom in best of the universities in India cannot come out and say that this is my creation. So that creation part is missing, and hence the education system is not the education system which is needed at this point of time. आप AI है, AI is ready with all the answers, but can you challenge the AI? Can you give your perspective and then bring something out of it? That skill is not there in India. तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज है सर. तो चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है बच्चों के लिए. वंस दे लैंड टू द फॉरेन लैंड, जैसे एजुकेशन सिस्टम का शॉक उनको लगेगा कि दिस होल प्लेइंग फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो वो जो समझने का प्रेशर है बच्चे पे वो रियल है. और उसी के साथ साथ में कल्चरल शॉक भी है, उसी के साथ साथ में एटिकेट प्रॉब्लम भी है कि अब कैसे रहना है, सभ्य व्यवस्था में कैसे रहना है. हम कहते हैं कि हम सभ्य हैं, लेकिन when you go there and see people, आपको पता लगता है कि सभ्य लोग होते कैसे हैं. So that whole gap is there. कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है? क्या हमारे बच्चे वहां जाके कोप कर पाते हैं या कुछ गिर जाते हैं या सम फॉल्टर? सर इसमें जो अभी डेटा है एज पर द रिसेंट यूनिवर्सिटीज डेटा, अराउंड
20% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो 20% है जो 20% जो है वो शेल में चले जाते हैं अच्छा कि एकदम से जैसे शॉक लगा, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। सो दे आइसोलेट देमसेल्व्स, अपने रूम में ही रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या कुछ। लेकिन फॉर दैट ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड थिंग कॉल्ड ग्लोबल एकेडमिक बॉडी, जिसके अंदर व्हाट वी प्रोवाइड इज कि आप जैसे ही लैंड होते हो, प्री डिपार्चर ब्रीफ आपका होता है, एंड देन वी गिव वन पर्सन एज योर मेंटोर फ्रॉम इंडिया who have already lived outside. So you have 1 hour of session every week कि आपको इस वीक में क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपको असाइनमेंट समझने में क्या दिक्कत आ रही है, आपको एजुकेशन सिस्टम समझने में क्या समस्या आ रही है, जो भी आ रहा है वी ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट। कि हमें पता है क्योंकि आई हैव बीन माई सेल्फ स्टूडेंट फ्रॉम जयपुर टू ऑक्सफोर्ड, सो वो जो पूरा चेंज आता है वो आई हैव सीन इट कि आता हमें सब कुछ है, बट द वे वी हैव टू राइट द असाइनमेंट्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं पर हम समझ नहीं पा रहे, काफ़ी गैप आते हैं। तो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ हेल्प। और 20% बच्चे जो हैं वो अभी भी डिफिकल्टी में रहते हैं, but 80% you saying are able to clear cope with it. एंड देन इट हैज टू डू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आपकी स्कूलिंग कैसे रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। 8 लाख पिछले साल 7.5 लाख तकरीबन जी यहाँ से बच्चे गए बाहर पढ़ने के लिए ओवरऑल। यस। इसमें से क्या ये जो स्टेटिस्टिक्स या डेटा हैं दे आर स्क्यूड टुवर्ड्स वन स्टेट या स्क्यूड टुवर्ड्स फ्यू स्टेट्स, या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे हिंदुस्तान भर में? नहीं सर, इसमें जो प्रायोरिटीज़ हैं ये जो स्टेट्स हैं जी इस पे एक जो पहले से चलता आ रहा है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी कि पहले से कौन से लोग अवेयर थे बाहर जाने के लिए। जैसे पंजाब फॉर एग्जांपल पंजाब जिसे आपने कहा, तो पंजाब के की जो 4th जनरेशन है दे आर लिविंग इन कनाडा। तो बाय डिफॉल्ट कनाडा के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं मेजर ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम पंजाब। आप गुजरात से बात करेंगे तो गुजरात से जो बच्चे जा रहे हैं वो इधर यूके और यूएसए, क्योंकि पटेल्स ओन द ऑल ऑफ द मोटेल्स, वो आपने 80% ऑफ द मोटेल्स इन यूएस। सो वो जो है वो पूरा रिदम है। कितना सही है ये डेटा? काफी सही। अच्छा। तो गुजरात इज लीडिंग, देन पंजाब इज देयर, तेलंगाना इज देयर, केरला इज देयर फॉर नर्सिंग एडमिशंस। अभी यूनिवर्सिटी को अगर नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट्स चाहिए बाहर, दे डू नॉट गो एनीवेयर, सीधा केरला जाएंगे, वहीं मार्केटिंग करेंगे, वहीं से 500 बच्चे लेके चले जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस कि कितना एक्सप्लोर किस एरिया में हो चुका है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो जयपुर के पास में हमारा गांव है मेरा फुलेरा। क्या? तो फुलेरा जो वो पंचायत वाला नहीं, वो यूपी में ये राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में भैया, राजस्थान में भी एक फुलेरा है। ठीक है। हाँ। तो वहाँ से जब मैं गया था 2007 में, तो बहुत हम कभी किसी से मिलते थे, कोई एजुकेशन के लिए तो मुझे नहीं याद कि मेरे आसपास से कोई गया है। यूके नहीं, दिल्ली तक भी बहुत कम बच्चे पहुँच पाते। अच्छा। व्हेन आई गॉट बैक इन 2014, अभी मुझे लगता है कि हर दूसरे तीसरे गांव से बच्चे इंग्लैंड में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। मेरे गांव के आसपास, मतलब छोटे छोटे कस्बों से जो बच्चे हैं वो निकल के इटली के अंदर हमारी फ्री एजुकेशन हमने पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, इटालियन गवर्नमेंट की, कि वो दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टूडेंट। तो जो डोमेस्टिक बच्चे की फीस है वही इंटरनेशनल की है। तो फीस 20,000 25,000 रुपये के आसपास फीस रहती है यूनिवर्सिटी की। हाँ जी, INR की बात कर रहा हूँ आज। साल की। तो जो बच्चे जाते हैं, कौन सा कोर्स हुआ ये? सारे कोर्सेज कोई भी कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स भी उठा देंगे आप? सब। जैसे DU की फीस नहीं है, आपने देखी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी है, 10-15 हज़ार रुपए फीस रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, जैसे मैंने BHU से MBA किया है, 8,000 रुपए फीस। तो वो जो 8,000 आपके लिए है, इटली ऐसी कंट्री है कि वो इंटरनेशनल बच्चे के लिए भी उतना ही चार्ज कर रही है। तो 20,000 25,000 40,000 इससे ज़्यादा फीस किसी भी यूनिवर्सिटी की नहीं है। QS रैंकिंग की आप बात करोगे, इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी 100 में नहीं आती। इटली की कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आती हैं, एंड 25-30 हज़ार रुपये में आपकी एजुकेशन होती है। तो ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वी हैव एक्सप्लोर्ड इट। इस पर बहुत रिसर्च हम लोगों ने करी। आज हमारा करीब 500+ स्टूडेंट्स एवरी ईयर आर गोइंग टू इटली एंड जर्मनी फॉर फ्री एजुकेशन। ये बच्चे वो हैं जो गाँव से निकल के आ रहे हैं। जर्मनी तो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट जर्मनी में काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वो फ्री है। और उनका क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया जर्मनी में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है,
कि आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, हमारे 12 ईयर्स है, तो वो 1 साल का आपको एडिशनल डिग्री करके फिर जाना पड़ता है। प्लस आपको 13 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट में शो करने पड़ते हैं, ब्लॉक अकाउंट उसको बोलते हैं। वो जर्मनी में ही आपका अकाउंट ओपन होता है, यहाँ से रेमिटेंस होती है एंड देन यू कैन विड्रॉ एवरी मंथ कि आपके पास कम से कम लिविंग एक्सपेंसेस है। ऐसे इटली में फ़ीस नहीं है, लेकिन लिविंग एक्सपेंसेस आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आपको 20 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ आपके शो मनी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको दिखाना होगा कि फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स यू हैव दिस मच अमाउंट जो आप वहाँ जाके स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बच्चों को नहीं पड़ती, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब से वहाँ पे इनफ अर्निंग हो जाती है कि लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। मैं इसी से बहुत फैसिनेट हो गया हूँ, तो मैं इसी से थोड़ा सा जुड़े हुए सवाल पूछूंगा। जी, जी। क्या जर्मन लैंग्वेज बच्चे को सीखना जरूरी है अगर वो अप्लाई करना चाहता है वहाँ पर? अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना हाँ, चाहता है तो ठीक लेकिन है। इटली में ये चीज़ नहीं है। इटली में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चला रखे हैं, तो आपको इटालियन आनी जरूरी नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो इटली में। हाँ। लेकिन जर्मनी में अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए तो आपको जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है। तो मतलब अपने बच्चों को हम जर्मन तो सिखा ही दें पहले। जी अब जो लैंग्वेज को उनको ऑप्शन मिलता है जी। उसमें जर्मन सिखा दें। मेरे बच्ची ने फ्रेंच ली हुई है, B1 B2 लेवल आप अगर करा देंगे हाँ। जर्मन लैंग्वेज का, तो फ्री एजुकेशन उनको मिल जाएगी। वाह, वो दिन फ्री एजुकेशन एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाएगी। और एंड दीज यूनिवर्सिटीज आर सर, ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम की यूनिवर्सिटी, दे आर वन ऑफ द टॉप। आप कैंपस में जाएंगे, यू विल फील कि मैं कहीं आया हूँ। जो ज्ञान का पूरा भंडार होता है, आपको लगता है कि किसी ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ एजुकेशन को पूजा जा रहा है, वेयर इट इज़ रेस्पेक्टेड। इट इज़ नॉट कि जैसे हमारे यहाँ होता है वैसा नहीं है। वंस यू एंटर द कैंपस यू विल सी दैट एवरी प्रोफेसर इज टॉकिंग टू यू, इज लाइक फ्रेंडली टू यू। इफ़ यू आर आस्किंग क्वेश्चंस दे आर गेटिंग वेरी मोटिवेटेड कि बच्चे ने आके मुझसे कुछ पूछा है। सो द होल एटमोसफियर इज़ वेरी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत प्यार से सब लोग रहते हैं। ह्यूज लाइब्रेरीज, 50,000 बुक्स in one campus. So a particular university has around 10 to 15 campuses. तो आप सोच सकते हो millions and millions of books are there. आप जाइए, इशू करवाइए। You spend whole night studying in library 24/7. Library is open. You're chilling with your friends, but then you're going into the library. So this whole, and the students in your classroom, वो आपके 25-30 कंट्रीज से हैं। तो आपके पास कोई चाइना की बात आपसे कर रहा है, कोई नाइजीरिया की कर रहा है, कोई आपसे यूएस की बात कर रहा है। तो दैट होल क्लासरूम इज फिल्ड विद डिफरेंट कल्चर्स, जो पूरी आपको वहाँ पे तो गॉसिप होगी नहीं ना कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, क्योंकि देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। वहाँ तो ये होगा कि वर्ल्ड वाइड क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो द होल पर्सपेक्टिव चेंजेस एंड यू व्हेन यू कम आउट आफ्टर 3 years, आप एक बहुत ही सुलझे हुए आदमी की तरह बाहर निकल के आते हो विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड ऑन द प्लेनेट। प्लैनेट की बात कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो फुलेरा का लड़का जयपुर में रह रहा था, ऑक्सफोर्ड कैसे पहुंचा? सर मैं काफ़ी लकी रहा काफ़ी सारी चीज़ों में। हाँ। सबसे पहले तो मैं गांव में ही रहा हूँ करीबन 4th क्लास तक। तो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, फिर प्राइवेट में गए। देन आई केम टू जयपुर, स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। सो आई गॉट चांस टू गॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द टूर विच वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, राजस्थान अंडर-16 का। तो उसमें मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया, वहाँ कुछ फ्रेंड्स बने एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आई शुड गो फॉर स्टडीज़ टू यूके। एंड ऑब्वियसली उनके पास इनफ था कि मुझे वो भेज पाए, और उस तरीके से फिर मैं यूके गया पढ़ने के लिए। स्पोर्ट्स ले गया आप? स्पोर्ट्स ले गया सर। ये हमारे आपके बीच में कॉमन है, मतलब क्रिकेट खेला हुआ है मैंने अंडर-16 और 19 तक। जी जी। कितना ज़रूरी है स्पोर्ट्स बच्चों के लिहाज से अगर मैं बात करूँ? सर मेरे को तो जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स नहीं होता तो शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाता। नंबर 1 आप देखो तो यू नो कि किस लेवल से बच्चे आ सकते हैं और किस लेवल से बच्चे आ सकते हैं, एंड देन यू फाइंड अ कॉम्बिनेशन कि कैसे सबको साथ लेके चलना है, टीम स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है। ट्रू। सेकंड, यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ योर हेल्थ, कि अभी जैसे हम कुछ भी करें, लेकिन वो बचपन का जो बना हुआ है बॉडी, और जो स्पोर्ट्स में हम 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, उससे काफ़ी हेल्थ वाइज देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड देन उस टाइम पे सीनियर्स की रिस्पेक्ट अलग होती थी। सबसे बड़ी जो चीज़ लगती है मेरे को स्पोर्ट्स की, वो मेरी लाइफ में, दैट इज़ कि यू गेट एन एबिलिटी कि आप विजन देख सकते हो। जैसे आप खेल रहे हो एकेडमी में, लेकिन आप खेलना चाह रहे हो इंडिया के लिए,
अब ये जो 15 साल का गैप है कि आप किस दिन इंडिया खेलोगे, खेलो नहीं खेलो वो अलग बात है, मैं नहीं खेल पाया वो, आई डोंट नॉट रिग्रेट, लेकिन 15 साल आगे का एक विजन रख के मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, ये चीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स आपको दे सकता है। कमाल की बात कही है आपने, वाकई ये टीम बिल्डिंग वो सब तो सिखाता ही, बट दिस स्पेसिफिक थिंग ऑफ बीइंग पेशेंट एंड वर्किंग टुवर्ड्स द गोल, नॉट बीइंग बॉदर्ड अबाउट वो आज मेरे को बिजनेस में भी हेल्प करता है सर। जैसे 3 साल आगे की मैं कोई प्लान करता हूँ और आज मेहनत कर रहा हूँ, वो मैं उसी वजह से कर पाता हूँ क्योंकि मैं जो मेरा स्ट्रक्चर है माइंड का वो उस तरीके से बन चुका है कि आई डू नॉट वर्क फॉर टुडे, आई कैन क्रिएट अ विजन और उस पर मैं आज काम कर सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप उस पर बढ़ सकता हूँ। तो वो जो प्रोग्रेस दिखती है और वो जो स्टेमिना आता है कि आज काम करो, कल करो, परसों करो, और विजन बहुत दूर है, अचीव होगा या नहीं होगा वो आपको अटैच ही नहीं कर रहा, आपको प्रोसेस अटैच कर रही है कि आप उस प्रोसेस में जा रहे हो नहीं जा रहे हो। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम स्पोर्ट्स। टच वुड। दिक्कत हुई बाहर जाकर? काफ़ी हुई थी सर, Okay. लेकिन वो सब फन में कवर हो जाता है। कवर हो गया। मतलब दिक्कत वही है ना कि अब आप पहली बार बैटिंग करो तो बॉल तो लगेगी, तो लग रही थी तो कोई बात नहीं, बट सीख रहे थे। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप भेज चुके हैं जी। पिछले 10 सालों में। क्या सब्जेक्ट्स हैं या क्या कोर्सेज हैं जो सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है ओवरसीज, जो 7.5-8 लाख बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए साल भर में, क्या कोर्सेज हैं जो सबसे ज्यादा उनको? ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इंडिया में मेरे को हाँ, सुनने को जी, मिलता है कि भाई ऐसा कोई कोर्स बता दो जो मैजिकली आपको या एक जॉब दिला दे, 5-7 करोड़ का हमारे पैकेज लग लग जाए। जाए। तो इसी से सप्लीमेंट क्वेश्चन है कि क्या ये सवाल पूछना भी चाहिए कि कौन सा कोर्स करेंगे हम? नहीं, ये सर क्वेश्चन जहाँ आ जाता है ना वहाँ फिर वो द होल प्रोसेस ऑफ आवर्स विच वी क्रिएट वो सारी पूरी फेल हो जाती है। उसमें रीज़न है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है। जब हमारे काउंसलर्स उनके साथ बैठते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या निकल सकता है, वो हमारी कोशिश रहती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को अकाउंट्स बहुत पसंद है लेकिन फाइनेंस बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है इंडिया में कि हम अकाउंट्स और फाइनेंस को सेग्रीगेट कर दें, लेकिन बाहर ऐसे ऑप्शंस आपके पास कि मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग आप करेंगे, उसमें फाइनेंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग विद एआई आप कर सकते हो, मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग विद मशीन लर्निंग आप कर सकते हो, मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग विद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं कोर्सेज के। करीबन 50,000 प्लस कोर्सेज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो बच्चे को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है और उसको पढ़ना है। बच्चे को हमें वही यूनिवर्सिटीज़ की कोशिश रहती है कि आप मास्टर्स में भी आ रहे हो तो आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 1 साल के अंदर, और आपकी मास्टर्स उसमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं आपके, बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं यू कैन चूज आउट ऑफ 1000 सब्जेक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी। 1000 मॉड्यूल्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि बाकी के 6 कौन से पढ़ने हैं आप। जैसे आप MBA कर रहे हो तो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और अकाउंट्स आ गई, मान लो ये 2 कंपलसरी हैं। अब बाकी के 6 आप इसमें मर्ज कर सकते हो कि आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, कि आपको ये फाइनेंस पढ़ना है। पूरी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो 6 आप कॉम्बो बना सकते हो। आपको सस्टेनेबिलिटी पढ़नी है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना है, आपका जिस तरफ इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो सेकेंड ईयर जब मेरा कंप्लीट हो गया था तो आई थॉट कि मेरे को एक ब्रांड बनाना है, टी ब्रांड, सो आई शुड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना and Sri Lanka and in Nepal to UK, and then I should establish my cafe here. So I chose supply chain management as my core subject. Then in that supply chain management मेरा जो assignment था I chose it for Starbucks, क्योंकि मुझे उसी से इर्द गिर्द मेरा बिजनेस प्लान तैयार है। मेरी Starbucks का जो असाइनमेंट है वो मैंने मेरे सब्जेक्ट जो मेरे को चाहिए था उसमें पिक करा। इट गेव मी अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, कितनी क्लियरेंस मेरे को मिली होगी कि मेरे को चाय का बिजनेस करना है, मैं स्टारबक्स के कैफेज में जा रहा हूँ और वही मेरा असाइनमेंट है। वाह। सो दिस इज हाउ एजुकेशन इज गिवन देयर, कि आपको जो करना है क्रिएट अ विजन। मैं बच्चे से पूछता हूँ कि तुम छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ 7 साल 8 साल बाद तुम्हें करना क्या है, बाकी मैं रास्ता तैयार कर दूंगा आपका, लेकिन आप पहले क्लियरिटी ये लाओ कि आपको 8 साल बाद क्या करना है। जैसे मैं आपको स्पोर्ट्स में कह रहा था, हमें क्या करना है वो अगर क्लियर है तो फिर एजुकेशन हम उसको दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्या करना है वो तो है ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो एजुकेशन कैसे काम करेगी? तो
आप क्या हम ये मान लें, जैसे जो डिग्री वाली आपने बात हम लोग कभी कर रहे थे, उसमें एक ऑर्गेनिक सवाल ये भी उठता है कि फिर इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि एमबीए जैसे कोर्सेज अब डेड है? सर एमबीएस जो है, आज अगर आप जॉब के लिए एमबीएस कर रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली डेड। आपको नौकरी नहीं मिलने वाली एमबीए करके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम इंडिया का, दैट इज जॉब 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 जॉब। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया, गवर्नमेंट, आज भी गवर्नमेंट जॉब्स हो रही है। विद एजुकेशन जॉब शुड नॉट बी योर पर्पस। जब आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो योर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स और द लॉज ऑफ द सिस्टम, कि किस बेस पे क्या हो रहा है और मैं कैसे कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो प्रॉब्ली टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, Yes. योर यूनिकनेस, योर फॉर दैट तो वी हैव मास्टर्ड इन द ईस्ट इंडिया के अंदर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। वी नेवर गो इन दैट पाथ, बट जाते ही नहीं है दैट ना। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पाथ यू कैन टेक। Yeah. और उससे अच्छी एजुकेशन तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं। टू गो इनवर्ड, जाते ही नहीं, वी आर द लीडर्स, पायनियर्स, बट जा But- नहीं रहे। नाउ वी आर द लीडर्स इन आवर हेड। वी Yeah. कैन गो एंड से कि हम तो बुद्ध की तरह थे। बुद्ध के बारे में हमें कुछ पता नहीं है क्या, बट वी कैन सेटिस्फाई आवर ईगो। एनीवेज, वो तो है ही है। तो फॉर दैट ईस्ट इज द बेस्ट, कि आप कितने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, गो टू कैंप्स, मेडिटेशन कैंप्स एंड ऑल, बट वी डोंट डू इट। एनीवेज, जो वहाँ पे एजुकेशन है दैट इज साइंस बैक्ड, जो लेकिन दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। और जैसे हम जॉब का पर्सपेक्टिव लेके जाते हैं कि मुझे ये सैलरी चाहिए, वो सारा जो एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी है, वी लूज इट। हमें एक ही टेंशन रहेगी, डिग्री तो हो जाएगी, नौकरी कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। फिर आप डिग्री का भी फंड नहीं ले पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और वो नौकरी भी फिर आपको वैसे ही मिलेगी जिसमें कुछ डेटा इनपुट करना होगा बस। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस, कि कैसे हमें एजुकेशन को अप्रोच करना चाहिए। एक्सप्लोरेशन की आपने बात करी, दो चीजें मैं पूछना चाहूँगा। एक्सप्लोरेशन पे मैं बाद में आता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, एक्सप्लोरेशन। जी, पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो जुड़ी हुई है, हमारा अभी जो बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि साइंस बैक्ड, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, creativity is also an important part of, especially when you go for skills and soft skills like people skill. हम क्रिएटिविटी पे अभी भी जो हमारा फोकस है वो बड़ा एहसान करने वाला फोकस है, कि ड्रामा का एक पीरियड, मैं नवदीप से सुबह भी बात कर रहा था, ड्रामा का एक पीरियड होगा 7 दिन 5 दिन में, स्पोर्ट्स के 2 पीरियड होंगे। तो इस तरह से हम एहसान करके बता रहे हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन को भी हम नर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट में क्रिएटिविटी पे कितना एम्फेसिस है, फोकस है? सर द अब्रॉड जो यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन सिस्टम है, क्रिएटिविटी मेरी नज़र में ना इस पार्ट ऑफ क्रिएशन, वो तो टू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन यू हैव टू बी ओपन, बिल्कुल, यू हैव बी ए रिसीवर। हम्म, सो टू रीच टू दैट लेवल ऑफ रिसीविंग थिंग्स, वहाँ तक तो हमारी एजुकेशन हमें लेके नहीं जाती है ना। तो क्रिएटिविटी हमारे यहाँ पे क्या है कि कॉपी पेस्ट, इफ़ यू, आप अगर बाहर रहे हैं तो इंडिया को कट कॉपी पेस्ट बोलते हैं, एक जोक तरीके से, कि भाई इनको कुछ भी ले जा दो, ये कट कॉपी पेस्ट मार देंगे उस पर। तो क्रिएटिविटी में तो कट कॉपी पेस्ट और क्रिएटिविटी तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। अभी जो रियल क्रिएशन है, जी, जैसे अभी एआई आया है, या कुछ भी आप जो भी एकदम रेडिकल चेंज जो आता है मार्केट में, या इनफैक्ट इन योर इंडस्ट्री, जो पूरा रेडिकली आपने एकदम से कोई अच्छा क्रिएशन करा है, कोई अच्छा बहुत अच्छा गाना बना दिया है, तो वो तो बहुत एक मेडिटेटिव स्टेट से निकलेगा, है ना। एंड द वेस्ट इज वर्किंग ऑन साइंस, बट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये जो मेडिटेटिव पार्ट है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है, इस पे कैसे हम इस पे पहुंच सकते हैं। इफ यू एवर गेट अ चांस, फोर्स वर्सेस पावर इज अ बुक। जिस तरीके से वो जो यूएस के साइंटिस्ट हैं, ही इज अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, आई कांट रिकॉल हिज नेम राइट नाउ। ओके, उन्होंने जो क्रिएटिविटी को जिस तरीके से बताया है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे टीच टू द स्टूडेंट्स, कि अगर आपको क्रिएटिव होना है तो यू कैन नॉट यूज फोर्स और पावर, यू हैव टू अट्रैक्ट इट।
तो ये जो इन डेप्थ डिस्कशंस वहाँ चलते हैं, दीज आर गिवन टू स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, कि आपको अगर क्रिएटिव होना है, आपको अगर मीडिया और ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, दे आर रिसर्चिंग ऑन अ लॉट ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स, और बच्चों को वो करवा रहे हैं. सो द होल इकोसिस्टम इज दैट टीचर वांट्स टू लर्न विद द स्टूडेंट्स. इट्स नॉट लाइक दे आर कि जैसा आपने बताया 2 सब्जेक्ट हम दे रहे हैं. अब आप क्या दे रहे हो और आप जो दे रहा है वो क्या कर रखा है, तो ये तो यहाँ तो बड़ी मुश्किल काम है. हाँ, और ऑल्सो क्रिएटिव साइड जब हम नर्चर करते हैं तो इट गोज बियॉन्ड द परफॉर्मिंग आर्ट्स स्पेस. साइंस में भी आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत हेल्प करती है इन रिसर्च एंड इनोवेशन ऑल्सो. और इसीलिए शायद हम वो फाउंडेशन ही नहीं दे पा वो रहे. फाउंडेशन ही नहीं है, इसीलिए हमारे हमारी रिसर्चेस तो बहुत कम नौकरी है है ना सर. हमारा तो एंड गोल ही नौकरी है. जब एंड गोल ही नौकरी हो गया तो फिर हम उससे आगे सोचेंगे कैसे. आप नौकरी में भी हेल्प करते हैं, ओवरसीज प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करते हैं. सर ये जो प्लेसमेंट्स हैं दे आर फॉर पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज. अच्छा, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको हम एजुकेशन के थ्रू ही हम प्रिफर करते हैं अच्छा, कि आप अच्छा. जाइए. एंड देन फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जो हमारे जयपुर से एक स्टूडेंट है, ही वाज इनटू दिस जस्ट डायल के अंदर मैनेजर था. तो अच्छा, बीबीए उसने करा, 5 साल जॉब करी. हमने उसको फंड्स नहीं थे उसके पास, तो हमने उसको इटली भेजा क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है. 40-45 हज़ार रुपये उसकी सैलरी आ रही थी इटली में. जैसा मैंने आपको बताया फ्री एजुकेशन में वो गया बच्चा. उसने MBA वहाँ से कंप्लीट करी है, MBA मास्टर्स इन बिजनेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उस बच्चे ने कंप्लीट करने के बाद अभी वो ही इज अर्निंग अराउंड 70 लाख रुपीस पर ईयर. तो 40,000 से 70 लाख के पैकेज तक वो गया है. तो इस तरीके से हम उनको हेल्प करते हैं. बाकी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे लेबर वर्क भी कई सारे आते हैं. अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में जैसे 5,000 कंपनीज के आसपास हैं जो कहती है कि हम आपका ये वर्क परमिट करा देंगे, ऐसे करा देंगे, आप 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो. लेकिन जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं दे आर बेसिकली दोज हु हैव RA लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. इट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया. देन ओनली यू कैन लीगली सेंड और एडवर्टाइज work visas for any other country. Otherwise, if you are advertising work visa, you are doing illegal stuff. तो ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हम किसी भी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रही है जॉब के लिए, बट दे आर नॉट इवन ऑथराइज्ड टू से कि हम आपको जॉब लगवा देंगे. ये भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है हमारे सिस्टम में. जी, जैसे टाउट्स कहते हैं ना, वो जो जोधा छाप डॉक्टर. हाँ जी, हाँ जी. तो टाउट हर इंडस्ट्री में है, हर इंडस्ट्री में. ओवरसीज एजुकेशन में कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये जेन्युइन है, या एक तो आपने बताया RA वाला, वो तो जॉब्स के लिए हो गया. फॉर एग्जांपल अगर आपको एज ए स्टूडेंट वीजा पे जाना है तो आप चेक करिए कि अगर बच्चे को US भेजना है तो AIRC इज अ काउंसिल, अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल, क्या उससे वो एजेंसी सर्टिफाइड है. UK जाना है तो इज इट रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल. आपको यूरोप जाना है तो इज इट रिकॉग्नाइज्ड, हाँ, तो वो ISEF से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है. ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं. 2-4 सर्टिफिकेशन भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, क्योंकि जैसे अभी हमारा ये AIRC का सर्टिफिकेशन है, इट टुक अस 3 years टू गेट दिस सर्टिफिकेट. हमारी अकाउंट्स टीम, हमारे स्लिप्स कैसे मेंटेन होती है, हमारे बच्चों का डेटा कैसे मेंटेन होता है, यूनिवर्सिटी से हमारे कम्युनिकेशन कैसे हैं, 7-8 यूनिवर्सिटीज़ के रेफरेंस हम इसमें लगे हैं कि टू चेक आर ऑथेंटिसिटी, तब जाके हमें ये AIRC मिला है. तो ये जो ड्यू डिलिजेंस है ये बाहर की एजेंसीज इंडियन एजेंसीज पे कर रही है. अब किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन आप जा रहे हो तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होगी. शुरू में भी कहा था कि सपना सा हो गया आजकल जी, और ये सपना इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं. अब ये सपना उनका भी हो गया जिनके पास पैसे नहीं. जी, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. तो जैसे आपने ये इटली का और जर्मनी का केस बताया, ऐसी और भी क्या यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर ये मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे जो ब्राइट हैं पर पैसे की कमी है,
वो ही सपना देख पाए ऐसी जगह है भेजने के लिए? सर देखिए, बजट की जहाँ तक सिचुएशन आती है ना, तो वी हैव बजट की, जहाँ पे बच्चे के पास अगर 2-3 लाख रुपए भी हैं तो यूरोप में उसके पास ऑप्शंस हैं साल के 2-3 लाख रुपए, क्योंकि बाकी तो आपको शो मनी तो करना ही पड़ेगा वंस, फॉर दैट यू हैव टू शो वंस। बाकी आपका जो एक्सपेंसेस आने वाला है वो 2 से 3 लाख रुपए आने वाला है। फीस प्लस फीस तो मैंने आपको बताया ना 20-25 हजार रुपए है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इटली और जर्मनी के अलावा भी आपके यहाँ ऐसी जगह? हाँ जी, ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऑस्ट्रिया इज वन ऑफ दैट। यूरोप में काफी सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे ये सब आपको मिलता है। बाकी अगर आपके पास 5 से 7 लाख रुपए का बजट है तो पूरा यूरोप आपके लिए ओपन है। 5 से 7 लाख साल फीस ओनली, हाँ 10 लाख रुपए आप मान के चलिए साल के। अगर आपके पास और कम है तो दुबई इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन हब। अभी जो दुबई आपको ऑफर कर रहा है, यूरोप में भी आपको वो ऑफरिंग्स नहीं मिल रही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी साल भर पहले का ही है। गांव से एक बच्चा निकलता है और ना इंग्लिश आती है, हिंदी भी थोड़ा आराम से बोल पाता है, 62% के आसपास उसके 12th में मार्क्स थे। दुबई पहुंचता है, 5 लाख रुपए के आसपास उसकी फीस थी, 5 या 6 लाख रुपए। विद इन 4 मंथ्स पहली जॉब उसको मिलती है, इंग्लिश वो बोलने लग गया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद में। और वो बच्चा ऐसे लग रहा है कि हाँ इसको इंग्लिश अब आने लग गई है। सूट पहन के बढ़िया रियल एस्टेट कंपनी में उसकी जॉब लगी है। 75,000 रुपीज पर मंथ, 3 days ऑफ वर्क प्लस 1% कमीशन ऑन एवरी सेल। ये वो बच्चा है जिसने 75,000 रुपए कभी सोचे भी नहीं थे, और वो 5 लाख रुपए जो लेके गया है वो पूरी ज्वेलरी, गोल्ड लोन वगैरह सब वो घर से करके फिर वो 5 लाख रुपए उसने लगाए। एजुकेशन से रिलेटेड सवाल तो पूछते रहेंगे, ये बताइए जब इस तरह के बच्चे कभी आके मिलते हैं तो कैसा लगता है? अब मेरे को तो, मैं तो उनको देख के ही, मतलब बातचीत तो ज्यादा हो नहीं पाती, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लगता है खुद को। मतलब ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ पर्पस इज फुलफिल्ड, कुछ किया जी। दुबई का आपने बताया, दुबई का मुझे थोड़ा सा और बताइए, बिकॉज दुबई as a place to do business, as a place for people who have certain amount of experience, mid and senior level leadership के रोल में तो जॉब्स हैं, ये हमें पता है। एंट्री लेवल पे कैसा है वहाँ पर? सर पहले दुबई जो था दैट इज कंस्ट्रक्शन का काम था, लेबर यूज टू लेबर, लेबर लेकिन इंटेंसिव। पिछले 15-20 साल में जब से ये टैक्स फ्री हुआ है, पीपल हैव स्टार्टिंग सीइंग इट एज अ बिजनेस हब। तो सारी जितनी एमएनसीज है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, दे ऑल आर सेटिंग अप इन दुबई। एक तो कंस्ट्रक्शन का अभी पीक पे काम चल रहा है दुबई में। आज भी दुबई से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं हो रहा। अच्छा। तो एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में, मार्केटिंग इंडस्ट्री में भर के हैं। सेकंड, दुबई इज नाउ बिकमिंग द डिजिटल हब ऑफ द वर्ल्ड। जितना एआई पे रिसर्च दुबई में चल रहा है, उतना यूएस के इक्विवेलेंट मामला चल रहा है, क्योंकि यूएस के जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है वो टू सेव द टैक्स दे आर बेस्ड इन दुबई नाउ। और दुबई में अच्छी बात यह है कि दुबई में अगर आपको कोई एम्प्लॉय लेना है तो कोई उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे यूएस बुलाना है तो 40 लाख रुपए सैलरी होनी चाहिए, 50 लाख होनी चाहिए, उसके ऊपर से वो वैसा बंदा हुआ आपका यूएस में। ये सब नाटक दुबई में है ही नहीं। दुबई में ये है कि आपको बुलाना है, आप बुला लो, बस वर्क परमिट इशू कर दो। तो दुबई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आज वो जगह हो गई जहाँ पे उनको इंडिया से कोई टॉप टैलेंट उठाना है तो वो अफोर्डेबल रेट में दुबई में उससे काम करा सकते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन दुबई में आने का मेन रीज़न ही हो गया। और आने वाले टाइम में दुबई विल बी द नेक्स्ट प्लेस जहाँ पे जॉब्स आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। ओके। और एजुकेशन वाइज भी द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर कैंपसेस इन दुबई। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके की है, ऑस्ट्रेलिया की है, सारी यूनिवर्सिटीज़ दुबई में अपना अपना एक एक छोटा छोटा कैंपस वहाँ पे चला रहे हैं। अपने भी आईएम्स, कुछ आईएम्स हैं जिनका दुबई कैंपस भी है। हाँ जी, अपने आईएम्स हैं। आईआईटी ने भी शायद वो अफ्रीका में करा है। अफ्रीका में करा है। बीच में क्या, अभी यूएस में तो खैर अभी भी बहुत चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे कनाडा में भी थोड़ी सी, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ खबरें आ जाती हैं। कितना मुश्किल हो गया है इन कंट्रीज में जाना? जैसे यूएस फॉर एग्जांपल, मैं एज एन आउटसाइडर जो सिर्फ खबरें पढ़ता है तो मुझे ये लग सकता है कि यार अब शायद यूएस में सर यूएस तो हमेशा बाय लक वीज़ा रहा है हमेशा। अच्छा। कभी यूएस में ये नहीं हो सकता कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। तो यूएस हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। अभी कुछ नया उसमें नहीं है। हाँ, अब ये अपॉइंटमेंट्स कम हुई है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन आज भी वीज़ा आ रहे हैं।
कनाडा जो है, कनाडा ने बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, तो वीज़ा जो सक्सेस है वो काफ़ी डाउन चली गई है। आर यू टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स? Yes. ये हम स्टूडेंट्स की बात मेरा स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो वीज़ा सक्सेस चांसेस हैं वो कम हो गए हैं कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2,65,000 पे कैपिंग लगा दी है कि हमें 2,65,000 बच्चा ही चाहिए। अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस करा फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो वहाँ पे भी जो है G8 में तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस आए हैं, लेकिन जो बच्चा जेन्युइनली पढ़ाई के लिए जाना चाह रहा है और फंड्स हैं उसके पास, ही कैन अफोर्ड, उस बच्चे का रिफ्यूज़ल आने का कोई चांस नहीं। ये रिफ्यूज़ल वो आ रहे हैं जिनके पास खेती की ज़मीन दिखा रहे हैं या सोर्स ऑफ इनकम प्रूव नहीं कर पा रहे, ज़मीन बेच के पैसे ले लिए, जिनका जो मेन एजेंडा है दैट इज़ नॉट एजुकेशन, दैट इज़ टू रीच टू दैट पर्टिकुलर। अच्छा, वहाँ पहुँच जाए हाँ, किसी बस तरह पहुँच से। जाए। उनके वीज़ाज़ नहीं आ रहे, बट जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको आज भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम। और अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 90% रिफ्यूजल्स है इंडिया से। वी हैव 100% सक्सेस रेट इन जुलाई इनटेक। ये जो अभी इनटेक जा रहा है, करीबन हमने 45 वीज़ाज फाइल करें, नॉट इवन अ सिंगल रिफ्यूजल। ये तो हो गए इन 3 कंट्रीज की बात। अब इन 3 कंट्रीज में एक और चीज़ जो थोड़ी थोड़ी निकल के आती है कभी कभी, वो रेसिज्म भी है जी। इनके अलावा जो कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी के बारे में हमने बात करी, इटली की बात करी, यूके की बात करी, वहाँ कितना मुश्किल या आसान है आज की तारीख में? क्योंकि हर जगह ना आजकल राइट विंग थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है कि भाई नहीं, जो एथनिकली यहाँ पर पैदा हुए हैं उनका राइट ऑफ एजुकेशन या राइट सबसे पहले होना चाहिए। तो एट अ थॉट लेवल, एट एक सोच की उस पर बात करें तो क्या मुश्किल हो रहा है अभी, या इट्स द सेम, इट्स जस्ट दैट कि वो चीज़ें हाईलाइट होकर थोड़ी सी बड़ी हो गई? जितना बिहार के बंदे को मुंबई में रहना मुश्किल है, उससे बहुत आसान है हिंदुस्तानी को किसी भी देश में रहना। इतना रेसिज्म भी नहीं है कहीं पे। क्या बात है, इससे आसान तरीके से आप नहीं समझा सकते। क्योंकि वो जो आप देखते हो कि रेज हो रही है, कुछ हो रही है, दे कैन शाउट, कुछ मार्च निकाल दिया, बट दे विल पर्सनली नेवर टच यू। आज बिहार का लड़का अगर मुंबई में काम कर रहा है तो वो कब गायब हो गया उसका पता भी नहीं चलता। तो वो तो कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि ऐसा रेसिज्म होगा, वैसा कोई रेसिज्म नहीं है। हाँ, कुछ स्टेबिंग भी हैं, कुछ लोग जो नशा कर लेते हैं रात को। अब रात को 2 बजे घूम रहे हो, कोई गैंग आ गई, उसने आपको कहीं स्टेप कर दिया, कुछ चोरी करने की, वो कोशिशें अलग है। बाकी रेसिज्म की वजह से वो चीज़ें नहीं। हाँ, वो उसमें रेसिज्म को योगदान नहीं है। रेसिज्म आपके हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास 15-20 लाख रुपए हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस कहाँ हैं, जिनका बच्चा बहुत अच्छा रहा हो? अगेन सर, दैट डिपेंड्स ऑन कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, कोई भी कंट्री में आपको ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। ओके। क्योंकि दैट डिपेंड्स कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट में उसको क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उस सब्जेक्ट का कौन सी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये पूरी चेन हमें चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँ, हाँ जी। मान लीजिए अब मैं 2-3 सवाल इसी जुड़े पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, उसने साइंस पढ़ी, साइंस में बहुत अच्छा है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी बहुत अच्छी है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? सो फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि पीसीएम उसके पास है। जी, मैथ्स, जी, चलिए पीसीएम मान लीजिए। अगर पीसीएम है बच्चे के पास और बहुत अच्छा है और 20 लाख रुपए का आपका बजट है, तो यूरोप इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी आप जहाँ देख सकते हैं। और क्या कोर्स सजेस्ट करेंगे आप? जैसे आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जी। आई विल बैचलर्स लेवल पे मैं कहूँगा सिर्फ आप बीसीए में जाइए, आप इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। ओके। क्योंकि उसके बाद में आपके एवेन्यूज खुल जाएंगे। ठीक है। टू गो इन एआई, मशीन लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहेंगे। लेकिन बच्चे को अगर वो कुछ और इंटरेस्ट है, जैसे पेट्रोलियम में इंटरेस्ट है, तो फिर मैं उसको कहूँगा कि आपको पेट्रोलियम या उस तरीके के सेगमेंट में जाना, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए। बच्चे को कंस्ट्रक्शन का काम समझ में आ रहा है कि हाँ, आई वुड लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन टीम जहाँ पे मैं उसको लीड करूँ, तो आई विल टेल देम कि आप यूके जाके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़िए या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट पढ़िए। तो वो सब बच्चे के इंटरेस्ट पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और ये तो हो गए जो साइंस बैक्ड कोर्सेज हैं या साइंस बैक्ड जो साइंस का एप्टीट्यूड है जिनके पास, जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में जिनका रुचि है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, आर्ट्स में अगेन इट डिपेंड्स कि या तो क्रिएटिव बच्चा होगा जिसने अपना पोर्टफोलियोज रेडी करे हैं, कुछ शूट्स करें, तो उसके लिए उसके
अकॉर्डिंगली उसकी इंडस्ट्री होगी कि उसको प्रोडक्शन में जाना है, फिल्म मेकिंग में जी, जाना है, या स्टूडियो मैनेजमेंट में जाना है, तो वो एक अलग हो गया। उसी से फिर उसको अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है हाँ, तो क्या उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है, अब ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, क्रिकेट कोचिंग मैनेजमेंट, बैचलर्स इन क्रिकेट कोचिंग मैनेजमेंट, ये ऐसे कोर्सेज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसको फिर साइकोलॉजी में पार्ट में जाना है, साइकोलॉजी में अच्छा है और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगी। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है अलग अलग। मतलब आप 3 सब्जेक्ट बताएंगे कि 12th में मेरे ये 3 सब्जेक्ट है, उसको रैंक कर दीजिए 1 2 3, ये मेरे को ऐसे अच्छे लगते हैं, उसके हिसाब से आपकी डिग्री रेडी हो जाएगी। आपके लिए बाहर हाँ, इंतजाम हो जाएगा। अब है स्कॉलरशिप की बात करते हैं। लोग स्कॉलरशिप ढूंढते हैं कि चलो जी। खर्चा कम हो जाएगा, तो स्कॉलरशिप कितनी अवेलेबल है? हाउ रियल आर दीज? रियल, व्हेन आई से रियल, व्हाट आई मीन इज इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि पता लगा स्कॉलरशिप 2 ही अवेलेबल हैं और हमारे पास 2 लाख लोग हैं, तो वो रियल अवेलेबिलिटी तो हुई नहीं। तो कितना रियल है स्कॉलरशिप्स? स्कॉलरशिप जो है ना सर, वो पूरा मिथ ही है। आप उसको Myth किस है वो। तरीके से समझ के अच्छा। जाइए। स्कॉलरशिप्स हैं 5 कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए, 5 स्कॉलरशिप्स पूरे यूके में, तो वो आप भूल जाइए। 5 चिवनिंग स्कॉलरशिप है 2, एक यूनिवर्सिटी की वीपी स्कॉलरशिप होती है 2 वर्ल्ड वाइड बच्चों के लिए। तो ऐसे ये नंबर्स हैं 2 5 2 5 2 5, तो टोटल आप पकड़ के चलिए कि 5000 बच्चों को ले लेते हैं पूरे साल में सारी यूनिवर्सिटीज में। पूरी दुनिया में। अब उसकी जो प्रोसेस है वो एक अलग हसल है, तो हम उस पार्ट में जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम 100 बच्चों का ट्राई करेंगे तो एक का आना बड़ा मुश्किल है। तो वी डू नॉट यूज़ आवर एनर्जी इन दैट एरिया। व्हाट वी डू इंस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया यूरोप में कम फीस में यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, तो दैट इज ऑल्सो स्कॉलरशिप, कि वो कभी भी वो इटली आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट को अलग कर सकती है, हाँ। उसकी फीस बढ़ा सकती है, लेकिन अभी नहीं बढ़ा रखी। तो इटली हमारे 500 से 700 बच्चे जाते हैं, वो स्कॉलरशिप पे ही जाते हैं। फिर राजस्थान में देयर इज गुड गवर्नमेंट स्कीम जहाँ पे 200 बच्चों को हर साल टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको जाना है तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट स्कॉलरशिप है, इंक्लूडिंग देयर फीस, उनका रहना खाना, वो सब राजस्थान गवर्नमेंट पे करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो गया, आप उसमें स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप में अपनी एप्लीकेशन डालिए, आपका ऑक्सफोर्ड की पूरी फीस फ्री है और आपका रहना खाना वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उनको पे करेगी। ऐसे कई स्टेट्स में है। ऑक्सफोर्ड में जाना कितना आसान या मुश्किल है? सर ऑक्सफोर्ड में जाना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। अच्छा। बहुत आसान ऐसे है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप 10th क्लास में अगर हैं और आप तैयारी चालू हो गई आपकी 11th से कि भाई 10th का मेरा अच्छा मार्क्स आ गए, 11th से आपको ऑक्सफोर्ड की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या इंटरव्यूज़ हैं, 3 स्टेप इंटरव्यूज़ हैं और बहुत स्मूथ है, ऐसा कुछ नहीं है। 90% भी अगर आपके पास है आपका ऑक्सफोर्ड में हो जाएगा। अच्छा। बट इट इज़ ऑलवेज कि आपकी प्रोसेस कैसे चल रही है, आर यू कंप्लाइंट विद द स्टेप्स। एक मिथ आपने बताई स्कॉलरशिप। इस इंडस्ट्री में, ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री में, और क्या मिथ या स्कैम है, स्कैम स्पेसिफिकली, जिनसे लोगों को बचना चाहिए? सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर आपके पास कोई भी कंसल्टेंसी आपको ये कह रही है कि फीस आप मुझे दे दो, हम पे कर देंगे। ओके। हाँ। तो फीस कभी आप कंसल्टेंसी को नहीं देते, आप यूनिवर्सिटी को पे करते हो। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है। फिर इसमें एक चलता है पैकेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, पंजाब हरियाणा गुजरात तेलंगाना इधर काफ़ी चलता है। हम 20 लाख रुपए में आपको यूके भेज देंगे इस यूनिवर्सिटी में। 20 लाख रुपए वो किस बात के लेगा? उसका जो चार्जेस है दैट इज टू प्रोसेस द एप्लीकेशन। 5,000 10,000 50,000 1 लाख रुपए, वो दैट कैन बी द कंसल्टेंसी चार्जेस। लेकिन वो 20 लाख रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं? तो वो 20 लाख आपसे ले लेंगे, यूनिवर्सिटी में 5 लाख रुपए पे करेंगे, बाकी 15 लाख आपके फ्रॉड गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो बच्चे पैकेज सिस्टम में जाते हैं उनको पढ़ने जाना ही नहीं है, उनको बस पहुंचना है कैसे भी करके। तो वो डील जो है वो बच्चे और उस डीलर के बीच में वो सही पैक हो रही है। लेकिन अगर आप एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे इन कंट्रीज में तो आपका ये पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई फायदा है नहीं। अब इंडिया इज सच ए बिग कंट्री कि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, तो आप कितना भी कुछ बता दो तो जिसको जो करना है वही करना है। लोन्स आजकल अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है एजुकेशन लोन्स। तो ये फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लेने को आप कितना सही मानते हैं? क्या एडवाइस करेंगे लोन लेके बाहर जाने के लिए? देखिए, अगर आप मास्टर्स लेवल पे जा रहे हैं तो आपकी जो फीस है यू कैन रिकवर विद इन 1 ईयर। मास्टर लेवल, एमबीए या जो भी मास्टर्स डिग्री आप कर रहे हो,
1 साल की 2 साल की जो आपकी डिग्री है, जितना ड्यूरेशन आपकी पढ़ाई में लग रहा है उतने में आप रीपे कर दोगे बैंक को। फॉर एग्जाम्पल 2 साल की आपने पढ़ाई करी तो अगले 2 साल में आप पूरा रीपे कर दोगे। यानी 4 साल में आपकी टॉप क्लास एजुकेशन होगी, आपको लोन मिल गया। आप अगर अब वापस इंडिया भी आते हो तो आप लोन फ्री हो, बर्डन फ्री हो, एंड यू हैव एक्सपोजर ऑफ लिविंग इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज। यहाँ आके आप जो 30,000 की आपकी सैलरी लगने वाली थी वो कम से कम 1 लाख तक तो पहुंच ही जाएगी। इतना बेनिफिशियल लोन्स हो गए। 24 आवर सैंक्शंस मिल रहे हैं बच्चों को। आप फाइल पुट करिए, अगले दिन आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा। इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। और क्या क्या क्राइटेरिया देखते हैं ये लोग, मतलब पेरेंट्स की? सिर्फ ITR देखते हैं सर, और सिबिल आपकी कैसी है, आर यू कंप्लाइंट विद द रीपेमेंट्स, बस इतना सा हमको चेक करना। वो पेरेंट्स का वो चेक हाँ करते हैं, पेरेंट्स का। और पेरेंट्स के पास भी नहीं है तो दे कैन यूज देयर अंकल्स इनकम, मामा की इन ब्लड लाइन, कुछ किसी की भी आप यूज कर सकते हो। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें अगर, तो आप असिस्ट करते हैं लोगों को जी। तो बट बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जा के काम करना चाहते हैं जी। क्योंकि आप इंडस्ट्री के हैं, तो उन लोगों के लिए क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आप बता सकते हैं थोड़ा सा अगर? जो डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो दे आर लिविंग इन होप। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि मुश्किल से 500 लोग पूरी दुनिया से जा पाते होंगे डायरेक्ट जॉब के लिए, अदर देन द कैंपस प्लेसमेंट्स ऑफ IIT IIM, वो भी आजकल बंद हो गया है, आपने देखा ही है। तो द बेस्ट वे इज कि अच्छा, इंडिया का जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसको अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता। जैसे यहाँ पे BTech बच्चे ने कंप्लीट कर ली फ्रॉम वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस, या नॉर्मल से भी कर ली, यहाँ पे वो बिग 4 में काम कर रहा है या किसी भी, तो वो कर रहा है 5 लाख 6 लाख रुपए के पैकेज पे, एट मैक्स 7-8 लाख रुपए के। अब जब उसको 3 साल हो जाते हैं तो वो अपने आप को या तो इतना घेर लेता है कि वो रिस्क लेने में ख़त्म हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं रहती रिस्क लेने की। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फॉरेन एजुकेशन, जो कंटिन्यूस स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन के लिए, उनसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है जो वर्किंग प्रोफेशनल है। अगर आपके पास BTech की डिग्री है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आप MTech के लिए जाइए अपनी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप 1 साल की कीजिए, आपका जो पैकेज 7 लाख का है, एक जीरो आगे लग जाएगा, 100% लगेगा। आप अगर यहाँ 5 लाख कमा रहे हैं, वहाँ 50 लाख कमाएंगे। आप यहाँ 7 लाख कमा रहे हैं, वहाँ 70 लाख रुपए कमाएंगे। और ये जो परचेजिंग पावर इंडेक्स की बात करते हैं, उससे आप ये मान के चलिए कि कम से कम आधा पैसा बचा के आप इंडिया भेज सकते हैं। 30 से 35 लाख रुपए आप रेमिटेंस कर सकते हैं वापस हर साल। और वो बच्चे जो है ना, वो पता नहीं हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है, हम 30 साल के होते होते अपने आप को बूढ़े मान चुके होते हैं। अरे हाँ, ये तो बड़ी भारी समस्या है। तो हम एक बार जैसे जॉब लग गई तो भी काइंड ऑफ थिंक कि अब तो हो गया, जीवन ऐसे ही चलना है। वो रिस्क एबिलिटी है ही नहीं सर, वो चीज़ें अंदर है ही नहीं। वो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है? ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है एज ए कंट्री आपको। और इसकी जड़ क्या आप उसमें उस चीज़ में मानते हैं कि लाइफ सेट हो जाएगी, जो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में कैमरा ऑन होने से पहले? हाँ सर, वो तो सारी चीज़ों की वही है ना। तो वो भी जरा बता दीजिए क्या बात हो रही थी कि तो आप ही बताइए। मैं अमर के साथ था क्योंकि तो मैं एक कॉलेजेस में एक बात बताता हूँ बच्चों को कि भाई लाइफ सेट हो जाएगी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बेचा जा रहा है। क्योंकि ये माइंडसेट के साथ जब आप जाते हो तो आप हर जगह आराम ढूंढते हो कि अब मैं इतनी मेहनत कर लूँ, इसके बाद मैं आराम करूँ। तो मेरा जो सवाल है वो यही इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो माइंडसेट है ये कितना, हाउ मच ट्रबल इज इट क्रिएटिंग? वो सर, वो आराम जो फ्यूचर में पाना है, जिसके लिए अभी आज आप जॉब कर रहे हो इंडिया के अंदर, जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल की बात, वो आपको आराम मिल ही नहीं रहा। आप इल्यूजन में हो गया, आपको आराम मिल रहा है। बट थोड़ी सी और आप, वो होता है ना लास्ट पुश यू शुड डू, वो लास्ट पुश लेना बहुत जरूरी है। और वो हर स्टेज पे आप 70 पे पहुंच गए तो भी आपको लेना पड़ेगा वो। देन इट इज नेक्स्ट स्टेप, देन इट इज नेक्स्ट स्टेप। तो वो तो यू आर नॉट डेड येट कि आप बैठ गए। लाइफ सेट तो डेड की बात ही होती है। और लाइफ तो सेट ही, आप पैदा हो गए, इससे बड़ी सेट क्या होगी? हाँ सही बात। यू आर ब्लेस्ड टू कम इन एज ए ह्यूमंस। तो फिर वो तो फिर आप सेट तो हो ही। तो यू शुड एंजॉय इट एंड कीप एक्सप्लोरिंग। वो मतलब आराम ढूंढना बंद करें और ये मान के चलें कि भाई सीखते रहना जी, और ग्रोथ माइंडसेट रखना वही है जो हमको आगे लेकर जाएगा जी। और आराम, जैसे कि आपने कहा कि वो उसके बाद है, कब्र में जाने के बाद है आराम। जब 4 लोग आपको लेके जाएंगे
तब है आराम, उससे पहले आराम ना ढूंढा जाए। और आराम ढूंढने में ही हम गलतफहमी में आ जाते हैं कि आराम मिलेगा। हाँ आराम तो है ही ऑलरेडी। हाँ, यही आराम है। और अब बैठ के अभी अपन बात कर रहे हैं एंड इट इज आवर इंटरेस्ट, तो इससे ज्यादा आराम क्या होगा? ट्रू। घर पे बैठ के भी ये थोड़ी आराम मिलेगा। तो इन वर्क इट इज रिलैक्सेशन इफ इट इज ऑफ योर इंटरेस्ट। बिकॉज बहुत ज्यादा घर पे बैठ जाओ तो हाँ। आपको लगता है वो आराम है, वो आराम नहीं है, वो आपके माइंड को और अलग तरह से फ्राई कर देता है। जी। तो जो आराम आप ढूंढ रहे हैं वो है नहीं, सॉरी। चलिए, किसी बात पर एक आखिरी आपको मैसेज अगर देना हो, जो लोग इस पॉडकास्ट के बाद अगर किसी एक चीज को याद रखें तो वो क्या होगी? सर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो कि आप ना अपने आप को बहुत कमजोर महसूस मत करो। कीप रिसर्चिंग। और आज गूगल हमारे पास है, फोन हमारे पास है, सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। हाँ। जस्ट पुट योर सेल्फ ऑन ChatGPT और एनी AI थिंग एंड आस्क दैट कि भाई मैं आउट ऑफ इंडिया कैसे जा सकता हूँ, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे कैसे मैं आगे प्रोग्रेस कर सकता हूँ। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि आप में टैलेंट कम है, द प्रॉब्लम इज वी आर सो मैनी, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि ये लाइफ में ऐसे ही चलता है, लेकिन आप बाहर जाइए, एक्सप्लोर करके आइए। अगर आपको एजुकेशन में भी नहीं जाना, किसी वजह से आप नहीं जा सकते, प्लीज़ एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए अपना बैग उठाइए, चाहे दुबई जाइए, हॉस्टल्स में आप रहिए, लेकिन ट्रैवल करके आइए। मैं कह रहा हूँ ट्रैवल कर लोगे ना आप जिस दिन, 1 महीना भी आउट ऑफ इंडिया, आप चाहे भूटान ही चले जाइए, बिल्कुल पास में, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत जगह है। आप वियतनाम चले जाइए, बिल्कुल पास में। आजकल तो सर 8,000 रुपये में टिकट मिल रही है आपको आउट ऑफ इंडिया की। आप मलेशिया चले जाइए, 8-10 हज़ार रुपये में रिटर्न फ्लाइट से। आप बैग पैक करके चले जाइए, बस आप महीने 2 महीने रह के आइए, उससे पहले आप मरना मत बस, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि जो हम ये देख रहे हैं ये लाइफ नहीं है और यही रियलिटी नहीं है। एक्सपेंड योरसेल्फ, अपने थॉट्स को चैलेंज करने का करेज आपको होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कही। इसी एक शेर है किसी का कि सैर कर दुनिया की गाफिल कि जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही भी तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो जब नौजवानी है तो कर लीजिए। तो अब एक आखिरी सेगमेंट जहां पर हम गोलियां दागेंगे आपके ऊपर, विच इज रैपिड फायर। तो थोड़ा सवाल होंगे और आपके थोड़ा जवाब हम जी। लेकिन थोड़ा में भी आप मतलब लीजिए, 30 सेकंड 1 मिनट लीजिए आराम से। यूके, यूएस या जर्मनी? तो जैसे मैंने बताया, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन, इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। सबसे अंडररेटेड कंट्री आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? दुबई। हाँ, इट इज कमिंग अप एज ए एजुकेशन डेस्टिनेशन। दुबई अभी किसी को पता नहीं कि क्या बनने वाला है। एजुकेशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आप वहाँ जाके स्टार्टअप्स कर सकते हो, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ दुबई में भी है, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। नया है सर, बिल्कुल नया। और सबसे ओवररेटेड कंट्री अगर मैं पूछूं तो क्यों और क्यों? यूएसए। रीज़न ये है कि सबको लगता है कि यूएस का एक ड्रीम बनाया गया था। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, तेरे बिन लादेन या कुछ था। हाँ। उसमें वो यूएस वीज़ा के पीछे पागल ही हुआ रहता है, पाकिस्तान से लड़का। तो वो जो यूएस ड्रीम हमें बेचा गया है ना, इट इज़ नॉट द रियलिटी। उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, सस्ती अपॉर्चुनिटीज़, फार इजियर अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हाईएस्ट ROI डिग्री कौन सी हुई आपके हिसाब से? एनी डिग्री विच यू आर इंटरेस्टेड इन, मर्ज इट और अलाइन विद टेक्नोलॉजी, वही आपके लिए हाईएस्ट ROI। वाह। बिगेस्ट स्टडी अब्रॉड मिथ क्या है? बहुत मुश्किल है जाना, बहुत मुश्किल है, ये मिथ है। एडमिशन बहुत मुश्किल है। हाँ, अच्छा। और सबसे कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक? लैक ऑफ रिसर्च, प्रिपरेशन नहीं है। एड देखा और हाँ, आप प्रभावित हो गए और आप देख लो सर। हाँ, मेरे को कौन सा कोर्स करना सर, आप देख लो सर। रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्किल, जो आप स्किल की बात कर रहे थे ना, दिस स्किल इज द मैंडेटरी स्किल जो स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च, हमें रेफरेंसिंग नहीं जानता सर, कोई कितनी बड़ी बात है। वी डू नॉट नो कि हमारे एग्जाम में या असाइनमेंट में रेफरेंस कैसे करना है, कोई नहीं जानता 12th तक का बच्चा। और इससे बड़ी त्रासदी किसी एजुकेशन के लिए कुछ हो नहीं सकती। अब इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई लोग एडवर्टाइज भी करते हैं, तो कौन सी ऐसी कंट्री है
आपके हिसाब से जो इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के सपने तो दिखा रही है, पर उन सपनों को पूरा कराने के लिए उनके पास है नहीं कुछ, ऐसी कोई कंट्री? ऐसी है सर, कुछ कैरिबियन आइलैंड्स में जैसे MBBS बेचा जा रहा है 2-2 करोड़ रुपए में। कैरिबियन आइलैंड्स? हाँ जी, उसको अमेरिका के नाम से बेचा जा रहा है। पेरेंट्स को यहाँ पे मूर्ख बनाया जाता है कि आपका बच्चा अमेरिका से MBBS करके आएगा, 2 करोड़ रुपए लेंगे। वो एक छोटे छोटे घरों के अंदर वो कॉलेजेस चल रहे हैं और वो इंडियन ओन्ड है। इंडियन लोग जाके वहाँ पे वो बना दिया, फेक डिग्रीज है, सब कुछ फेक है, यहाँ आ रहे बच्चे। ओह माय गॉड। अगर किसी को, जैसे मेरे ही बच्चे को अगर भेजना है मान लीजिए, तो आप पहली वार्निंग आप क्या देंगे? वार्निंग तो सर मैं ये दूंगा कि शाई मत रह जाना वहाँ पे, डू नॉट बी इंट्रोवर्ट, और चैलेंज करना टीचर्स को, दे लव इट। हाँ, जो हम लोग को यहाँ सिखाया जाता है कि सवाल नहीं पूछो, नहीं, बहस मत करो, जी, वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, दे डू नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, दे अर्न इट। हाँ, क्या बात है। ये एजुकेशन लोन, इज इट अ फाइनेंशियल रिस्क और इज इट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू कैन, फॉरेन एजुकेशन लोन फॉर टू फंड फॉरेन एजुकेशन? इट इज द बेस्ट लोन विच यू कैन रीपे विद इन 2 years। राइट, 10 साल का टेन्योर भी है तो आप 2 साल में वापस पे कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है। घनश्याम कितने टाइम में वापस पे किया था? 2 साल। 2 साल। कैमरे के उस तरफ ही हमारे इसके एग्जांपल। ये MBA करने गए थे, हाँ, विद इन 2 years पूरा लोन रीपे करा। 3rd ईयर जयपुर में घर खरीदा है और 2-3 काम और भी इन्होंने करे हैं। ज्यादा मत बताइए हाँ, भाई, वरना लोग आ जाएंगे कहेंगे इतना वो रियलिटी है सर, आपके सामने बैठे। हाँ, बैठे दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, आपको भी हम दिखा देंगे बाद में। अच्छा, एक सच्चाई कंसल्टेंट की जो मतलब इंडस्ट्री नहीं बताती है और आप कहेंगे कि वो देख लें लोग उस बारे में, हमारी कमी बताएं। हाँ हाँ हाँ, हम तो बेस्ट है सर। लोग जमीनें और घर गिरवी रख के भेज रहे हैं बच्चों को बाहर, इसके आप कितने फेवर में या अगेंस्ट हैं? सर एजुकेशन के लिए तो सदा पेरेंट्स ने ज़मीनें बेची हैं, और अगर बच्चा पढ़ने में है, उसका इंटरेस्ट है, तो अगर आप ज़मीन बेच के भी भेज रहे हैं बच्चे को एजुकेशन के लिए, वापस आके वो कई ज़मीनें ले सकता है। लेकिन एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन वो इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे के अंदर भी, और जरिया भी सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, चलो फॉरेन भेज देते हैं, उसको कुछ बन जाएगा वहां पर। नहीं, ऐसे उम्मीद रख के नहीं। बच्चे का जैसा आप UG यहाँ से कराइए, हाँ, अंडर ग्रेजुएट जो होती है, बैचलर्स डिग्री, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मास्टर्स के लिए आप जितना मर्जी उसको पैसा चाहिए आप दीजिए। घर बेच के आप बैचलर्स डिग्री कराने मत बेचिए। हाँ, देखिए हमारे चैनल पे हम लोग बड़ी तरह की बातें करते हैं, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अपनी ऑडियंस को कितना हम हाउ मच वी कैन ऐड वैल्यू टू देयर लाइव्स, हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन गिव। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज। बहुत अनअज्यूमिंग है आप, बहुत ही मतलब एकदम सुमड़ी में काम करने वाले टाइप से। एक होता है ना कि आदमी थोड़ा सा ऑरा बनाता है, ये वो कुछ नहीं, आप इतने आराम से प्यार से बस काम बोलता है टाइप, वो उस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे। और जयपुर से मतलब जयपुर में तो आप ही हैं, आप पैन इंडिया ग्रो करें। हमारे 10 ऑफिसेज हैं सर। अच्छा, पैन इंडिया। ओके, वी आर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। नहीं, ये 10 नहीं मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पहले तो 29 हो जाएं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से, हर जगह एक, और फिर हर जगह 5 तो होने चाहिए कम से कम। जी सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री को आप जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जो इसलिए नहीं काम कर रहे हैं कि हम बस पैसे निकाल लें जी, जो इसलिए काम कर रहे हैं कि एंड गोल जो है वो अचीव हो जाए और लाइफ संवर जाए। तो इस सोच के लिए धन्यवाद, जो आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और हमसे संवाद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। आपने जिस तरीके से सारी बातें करी, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।